हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जनरली जब हम अपना घर की तलाश में निकलते हैं या घर फाइनलाइज करने के लिए हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। और कई बार इन कन्फ्यूज़न की वजह से हम लोग अपना डिसीजन या तो डिले करते हैं या कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक 5 सजेशन देने वाला हूं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी अपना डिसीजन लेने में और अपनी सर्च को या जो घर ढूंढने का प्रोसेस है उसको एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में 5 ऐसे सजेशन मैं दूंगा जो आपके लिए एक बहुत की पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो आप सभी अगर घर ढूंढ रहे हैं या आपका प्लान है अपना इन्वेस्टमेंट करने का तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जनरली जब भी हम घर खरीदते हैं तो हम लीगैलिटी की बात करते हैं, और लीगैलिटी की बात आपने देखा होगा बहुत लोगों ने करी है कि घर के पेपर्स पूरे होने चाहिए, रजिस्ट्री पेपर्स पूरे होने चाहिए, और बहुत सारे लीगल पेपर्स हैं जिनका हम जनरली ख्याल रखते हैं, और बिल्डर का बैकग्राउंड भी हम लोग ज़रूर चेक करते हैं घर लेने से पहले। बट जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपके डिसीजन के ऊपर या आपके पूरे घर ढूंढने की जर्नी के ऊपर। तो मैं वो उन छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आज बात करूँगा। मैं कोई लीगल टर्म्स या इस तरह की बात नहीं करूँगा, जस्ट कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे सजेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप घर फाइनलाइज करते हैं उस सिचुएशन में। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये तो या तो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ या हमने जितने भी क्लाइंट से बात करी है या इतने सालों में जितने भी क्लाइंट्स के साथ हमारा सामना हुआ है तो उन लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए ही मैंने ये 5 सजेशंस आपके लिए ढूंढे हैं। और लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल टिप भी दूंगा जो कि और बेनिफिट करेगी आपको। तो सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पहला सजेशन मेरा है कि अवॉइड टेकिंग फोर्सफुल डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम घर खरीदते हैं तो हम जब भी हम कई बार प्लान करते हैं तो कई बार तो हमारा इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता है, अपने अंदर से बात आ रही होती है कि यार हमें कुछ घर खरीदना है या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। बट कभी कभी जो ये डिसीजन होता है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कि या तो आपकी फैमिली का प्रेशर होता है या आपका पीयर प्रेशर होता है कि यार सब लोग ले रहे हैं, मेरे साथ के सब लोगों ने घर बना लिया है तो मुझे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या घर बनाना चाहिए। तो कई बार इस फोर्स के चक्कर में या इस प्रेशर के चक्कर में भी हम घर खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि जब भी आप डिसीजन बनाएं इट शुडंट बी अ फोर्सफुल डिसीजन, यानी ये डिसीजन आपका प्रेशर से नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि घर खरीदना ऑब्वियसली एक इमोशनल डिसीजन तो ज़रूर है, क्योंकि सबकी नीड है कि एक घर होना चाहिए, तो वो इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन उसके साथ साथ इट शुड बी अ फाइनेंशियल डिसीजन एज वेल एज मैरिटल डिसीजन। मतलब आपको इमोशनली ही नहीं सोचना है, आपको फाइनेंशियली और अपनी मेंटली भी सोचना है कि क्या मैं तैयार हूँ घर खरीदने के लिए। तो पहला सजेशन है कि डिसीजन आपका फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। सेकंड, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको पूरा अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरी डिटेल तरीके से करनी ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि मेरे पास फंड कितना अवेलेबल है जो कि आप सेल्फ फंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप घर खरीद रहे हैं या भी कोई भी इन्वेस्टमेंट सोचते हैं तो हम एक लोन का पोर्शन लेके चलते हैं कि हमें सर्टेन अमाउंट लोन लेना है और कुछ अमाउंट हमारे पास सेल्फ फंडिंग के लिए जो हम अपनी जेब से देंगे। तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना अरेंजमेंट है या हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं या हमारे पास कितना सेल्फ फंड के लिए कैश फ्लो पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कि हम लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, तो ये दोनों चीज़ों को मर्ज करके हमें एक डिटेल्ड अपना बजट बनाना चाहिए। उसके हिसाब से ही आप आगे घर ढूंढने की अपनी जर्नी शुरू करें। और इसमें एक बार जरूर ध्यान देने वाली है, कई बार हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से। जैसे अगर आपकी सैलरी बाय द वे 1 लाख रुपए है तो मोटा मोटी 50 से 55 हज़ार रुपये की 50 से 55 लाख रुपए की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। कई बार हम ये इस तरीके से चेक करते हैं, बट ये इस तरीके से होने के बजाय ये होना चाहिए कि आप कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अगर सैलरी है या आपकी अर्निंग है तो आपका एक सर्टेन लाइफस्टाइल भी ज़रूर होगा जो आपके ऑलरेडी के खर्चे हैं। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो जो आपके मैंडेटरी जाने ही जाने, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि मेरी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो आपको एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये भी जरूर देखना है कि आप कितनी ईएमआई मंथली भर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कितने का लोन लेना है और कितनी आपकी सेल्फ फंडिंग है। अगर इतनी डिटेल प्लानिंग के साथ आप डिसीजन लेंगे तो वो एक स्ट्रेसलेस डिसीजन होगा। तीसरा सजेशन मेरा रहेगा कि यू शुड नो व्हेन टू स्टार्ट सर्चिंग योर प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है? अब क्या होता है कि 2 तरीके से आप प्रॉपर्टी प्लान करते हैं।
एक ये होता है कि जो मेरा आपको एक तो ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी अरेंजमेंट है पैसों का जो आपको सेल्फ फंड करना है, वो आपको कि आपके पास कितना पैसा है। सेकेंडली क्या होता है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है जो मैच्योर होगी, कोई फंड्स होंगे जो आपको पता है कि मेरे फंड्स कहीं से आने वाले हैं, बी इट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट या आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, तो आपको पता है कि मेरा पैसा कितने टाइम में आएगा। तो प्लान योर सर्च अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है कि आपको अगर ये पता है कि बाय द वे मेरा पैसा नेक्स्ट मंथ आना है या 2 महीने बाद आना है, तो आप अपनी सर्च शुरू कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप अपनी सर्च शुरू कर देते हैं, आप घर ढूंढने निकल पड़ते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद भी आ जाती है और एक पर्टिकुलर प्राइस में वो आपको मिल रही होती है, लेकिन पता चलता है कि जो आपका पैसा आने वाला है वो आने वाला है 6 महीने बाद या 8 महीने बाद। बट 6 महीने तक वो प्रॉपर्टी के कीमत तो सेम नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी हो सकता है तब तक बिक जाए या उसके प्राइसेस बढ़ जाए, तो आपकी जितनी भी आपने वर्किंग करी है वो सब वेस्ट चली जाएगी। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका जो भी फंड्स अरेंजमेंट है या प्रॉपर्टी से पैसा जो आना है या इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आना है वो कब आने वाला है। अगर उसकी टाइमिंग है कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ वो पैसा आपका आने वाला है, तो ही आपको सर्च पे अपनी निकलना चाहिए, सो दैट जब तक आपको कोई प्रॉपर्टी फाइनल होगी या आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आएगी तब तक आपके फंड्स आ जाएंगे और आप प्रॉपर्ली उस जो प्रॉपर्टी उसको फाइनलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज सारी जितनी भी आपने मेहनत करी वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी 6 महीने साल भर तो रुकेगी नहीं, तो आपका जो भी वर्किंग है वो वेस्ट चली जाएगी। तो ये जरूर आपको पता होनी चाहिए क्लियरली कि कब आपका पैसा आने वाला है, उसके हिसाब से ही आप अपनी जो फ्लैट ढूंढने की या विजिट्स की जर्नी है वो शुरू करिए। चौथा सजेशन मेरा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, जिसमें हम सब लोग गलती करते ही करते हैं। ये सजेशन है कि लिमिट योर सर्च। मतलब कि आप जो भी विजिट्स कर रहे हैं वो आप लिमिटेड फ्लैट्स को ही विजिट करिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ देख लिया। साइट विजिट स्टार्ट करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पहले आप सर्च करिए घर पे बैठ के, एटलीस्ट एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से मुझे अपने फ्लैट्स देखने हैं या कौन कौन सी लोकेशन पे देखना है। तो साइट विजिट करने से पहले 3 चीज़ें आपके पास क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि किस लोकेशन पे आप जाना चाह रहे हैं, मतलब फिल्टर्ड एटलीस्ट हो कि 2-3 लोकेशन आपने चूज करी हो, फिर आप जाके साइट देखिए। दूसरा, क्या बजट है, और तीसरा कि मुझे क्या चाहिए टाइप ऑफ, मतलब 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, 4 BHK लेना है और क्या साइज का है। एक रफ आइडिया अपने माइंड में आपको ऑलरेडी होना चाहिए, उस हिसाब से ही आप अपनी जो साइट विजिट्स है वो स्टार्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी रिसर्च रहेगी, ये बातें आपने आउटलाइन दिमाग में बनाई होगी, तो आपको ईजी होगा विजिट करना भी और उसको फाइनलाइज करना भी। वरना होता क्या है कि अननेसेसरी आप फ्लैट्स देखते जाते हैं जो कि आपके बजट में भी नहीं है या जो लोकेशन आपको सूट नहीं करती है, आप इस हिसाब से देखते रहते हैं बट फाइनलाइज नहीं हो पाता और आप विजिट ही करते रहते हैं। दूसरा, जब आपने अपनी सब कुछ चीज़ें आउटलाइन कर ली हैं उसके बाद भी आप हमेशा कोशिश ये करिए कि जितने कम विजिट हों उतने करिए। बिकॉज क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप फ्लैट्स देखेंगे या जितनी चीज़ें आप देखेंगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा। बिकॉज हर जगह आपको हर चीज़ पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। किसी फ्लैट में आपको कुछ पसंद आ रहा है, किसी फ्लैट में कुछ और चीज़ पसंद आ रही है बट उसके 50 और नेगेटिव है, या किसी तीसरे फ्लैट को देख लिया उसमें एक चीज़ पसंद आई बट दूसरी चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे। तो ट्राई टू लिमिट योर सर्च। आप एक प्रॉपर प्लान करिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने जाके फ्लैट्स देखिए या घर देखिए, उसके हिसाब से आप डिसीजन थोड़ा ईजिली ले पाएंगे। इसमें एक लाइन और जरूर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी बजट की क्लैरिटी है तो आप अपने बजट के हिसाब से ही फ्लैट देखेंगे। जनरली कई बार क्या होता है कि बाय द वे हमारा बजट है 2 BHK का या 3 BHK का, बट हम अगर देखने चले गए कोई बड़ा साइज़, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसका बजट ज़्यादा होगा वो आपके बजट पर फिट नहीं आएगी। पसंद आपको जरूर आ जाएगी क्योंकि हमें हमेशा अपने बजट से थोड़ा महंगी चीज़ पसंद आती है, बट चीज़ पसंद आ गई बट अगर आपका बजट उसको मीट नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी आप ले नहीं पाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या साइज़ के लिए आपका बजट सूटेबल है, उसके हिसाब से ही आप डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी विजिट्स करिए। चौथा सजेशन मेरा है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। जितने भी सजेशन मैंने दिए हैं आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट जरूर लगे होंगे, बट ये जो सजेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी प्लानिंग में जरूर शामिल होना चाहिए, विच इज़ ऑलवेज प्लान योर ओवरहेड एक्सपेंसेस। जनरली क्या होता है कि आप जब शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी ढूंढने की, जब आप प्लान कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टी का कॉस्ट तो अपने दिमाग में रखते हैं। बाय द वे आपकी 80 लाख की आपका बजट है तो आप 80 लाख के अराउंड की प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करने लग जाते हैं, या कई बार हम अपना बजट स्ट्रेच भी कर लेते हैं 10 से 12%। ये सब करने के बाद भी कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें माइंड में ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसमें 10% से लेकर 15% के ये ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना बजट 5 से 10% स्ट्रेच कर लिया है तो ये 10 से 15% आपके बजट में ऐड हो जाएगा, विच यू हैव टू पे। अब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या है?
एक तो आपका सिंपल बात है कि आपकी रजिस्ट्री कॉस्ट होगी। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका टीएम चार्जेस होंगे जो अथॉरिटी में आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके जो आप इंटीरियर का काम कराएंगे, जो भी आप रिफर्निशिंग का काम कराएंगे, घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है तो वो कॉस्ट होगी। तो ये सब कॉस्ट मिला के इट सम्स अप अराउंड 10 to 15% ऑफ योर प्रॉपर्टी कॉस्ट। तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस आप जरूर दिमाग में रखें, अदरवाइज ये बाद में आपको बर्डन लगेंगे, बिकॉज इनिशियली आपने प्लान नहीं किया है और बाद में आपको पता चल रहा है कि ये हम भी हमें पे करना है, तो ये आपका बजट काफ़ी स्ट्रेच कर देगा। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को दिमाग में रख के ही अपना बजट करिए। तो ये थे मेरे 5 मेन सजेशन। इसके अलावा एक लास्ट टिप जरूर मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैंने आपको इनिशियली बोला था कि मैं एक टिप आपको दूंगा, वो है उन लोगों के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं तो बिल्डर उसमें एक आपको पर्टिकुलर पेमेंट प्लान देता है और उसी पेमेंट प्लान के हिसाब से आपकी पेमेंट जाती है और आप उसमें सेल्फ फंड भी देते हैं और बैंक का पोर्शन भी आप उसमें, बैंक भी अपना पोर्शन देता है जिसके हिसाब से आपकी ईएमआई जाती है। तो जब भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो इनिशियली तो क्योंकि पेमेंट कम जाएगी, बट धीरे धीरे आपकी ईएमआईज उसमें बढ़ती रहती है क्योंकि बैंक का कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहता है। तो आप और जब प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीशन हो जाता है तो ऑलमोस्ट 80 से 90% पेमेंट आप दे चुके होते हैं। तो आपको उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अगले 1 से 1.5 साल तक जब तक आपको घर नहीं मिल जाता आपको उतनी ईएमआई पे करनी है। और साथ ही साथ आपको अपने जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो उस घर का आपको रेंट भी देना है। तो ये आप जरूर अपना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में प्लान कर लीजिए कि किस टाइम पे कितनी ईएमआईज आनी है। और लास्ट 1 से 1.5 साल आपको ये माइंडसेट के साथ लेना है कि ऑलमोस्ट पूरे घर की ईएमआईज आप पे कर रहे होंगे और अपना रेंट भी उस टाइम पे कर रहे होंगे। तो क्या आप वो कर पाएंगे या उतनी आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप उतनी ईएमआईज दे सकें, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर कोई आपकी क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप सभी अपने ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।